नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM, गवर्नमेंट PG कॉलेज केकड़ी से आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया विषय में नई आर्थिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है आपके नई आर्थिक नीति, अर्थ और चरण, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मीनिंग एंड फेजेस को आज हम स्टडी करेंगे। नवीन आर्थिक नीति का परिचय पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ। इंट्रोडक्शन टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद यह अनुभव किया जाने लगा कि स्वचालित वृद्धि और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की कुछ ही दशकों में प्राप्ति के लिए, जिसकी प्राप्ति अन्य देशों ने सदियों में की है, आर्थिक विकास की युक्ति का निर्माण अनिवार्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारे देश में भी बड़े स्तर पर औद्योगिकरण का युग आरंभ हो चुका है, जिसकी सहायता के लिए उचित तकनीक, योजनाबंदी की मुक्ति, समाज, आर्थिक नीति और विकास कार्यक्रम भी आरंभ किए जा चुके हैं। अतः सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को महत्वपूर्ण समझा गया है। व्यापार की उदार नीति को तिलांजलि देते हुए भारत की सार्वजनिक क्षेत्र, मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा समाज के समाजवादी ढंग को सभी आर्थिक बुराइयों के लिए रामबाण माना गया है। साथ ही अर्थव्यवस्था के पुनः निर्माण के उद्देश्यों को लेकर आर्थिक योजनाबंदी भी आरंभ की गई है। नवीन आर्थिक नीति का परिचय देते हुए अब हम बात करेंगे इसमें परिचय में कि संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक योजनाबंदी के 5 दशकों में सफलता और असफलताओं का मिश्रित रूप देखा गया है। यह महसूस किया गया कि कई क्षेत्रों में बड़ी उन्नति के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के दृश्य में सब कुछ ठीक नहीं था। निजी क्षेत्र के कार्यक्षेत्र में नियंत्रणों का आधिक्य था। आयातों के लिए वित्त उपलब्ध करवाने के लिए विदेशी विनिमय के भंडारों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। गैर निवासी खाते वापस लिए जा रहे थे तथा नई ऋण सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। औद्योगिक वृद्धि अवनतिशील हो गई थी तथा मुद्रास्फीति भयंकर रूप से धारण हो गई थी। इस प्रकार बहुत से तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसे भुगतानों के शेष में घाटा, विनिमय दरों में बहुत गिरावट, घाटे की वित्त व्यवस्था में निरंतर वृद्धि, तीव्रता से बढ़ती हुई मुद्रास्फीति प्रवृत्ति और विस्तृत राजनीतिक अस्थिरता ने सबको नए आर्थिक सुधारों की नीति के निर्माण के लिए प्रेरित किया। इसी तरीके से अर्थव्यवस्था को संकटों की पकड़ से मुक्त करने तथा तीव्र विकास के मार्ग पर लाने के लिए भारत सरकार ने अपने विदेशी निवेश, व्यापार, विनिमय दर, उद्योग और राजकोषीय मामलों आदि से संबंधित नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। विभिन्न तत्वों को संयुक्त रूप से लिया जाए तो ऐसी आर्थिक नीति का निर्माण होता है जो पहली नीति को अलविदा कह देती है। जुलाई 1991 की अगर हम बात करें तो जुलाई 1991 से जब रुपए का अवमूल्यन किया गया, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी की बात की गई, तो भारत सरकार ने नए आर्थिक सुधारों के रूप में अनेक नई नीतियां घोषित की है। यद्यपि ये आर्थिक सुधार अर्थव्यवस्था के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से संबंधित है, तो भी यह सभी अर्थव्यवस्था की समृद्धि को साझा करने की भावना रखता है। इसी तरीके से अगर हम सी रंगराजन की अनुसार बात करें तो नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 से आरंभ किए गए विभिन्न नीति संबंधी उपाय तथा परिवर्तन इसमें सम्मिलित हैं। इन सब उपायों की एक ही भावना है, उद्देश्य सरल हैं तथा यह नियंत्रणों की बहुसंख्या की संक्षिप्तता वाले यंत्रवाद की कार्यकुशलता को सुधारना, बिखरी हुई क्षमता और घटी हुई प्रतियोगिता को निजी क्षेत्र में सुधारना है। नवीन आर्थिक नीति ने अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतियोगितापूर्ण वातावरण लाने का प्रयत्न किया है, जिससे व्यवस्था में उत्पादकता तथा कार्यकुशलता में सुधार हुआ है। नई आर्थिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक नीति, व्यापार नीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति आदि में बहुत सारे महत्वपूर्ण सुधार भी किए गए हैं। अब अगर हम आर्थिक सुधारों के सोपान की बात करें, फेजेस की बात करें, तो फेजेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या हैं। तो पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेज जो है 1985 से 1990 तक की है,
कि निजीकरण की प्रक्रिया श्री मोरारजी देसाई की सरकार के काल में आरंभ हुई थी तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के काल में आरंभ हुई और श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार तक चलती रही, परंतु श्री राजीव गांधी के शासनकाल में इस प्रक्रिया ने जोर पकड़ा। राजीव गांधी ने सरकार की आर्थिक नीति में कई प्रवृत्तियों की रूपरेखा तैयार किया। उसने सुझाव दिया कि उत्पादकता के सुधार और आधुनिक तकनीकों का समावेशन और क्षमता का पूर्ण उपयोग आवश्यक रूप से राष्ट्रीय अभियान में लाभप्रद हो सकता है। आर्थिक सुधारों के सोपानों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी रहा कि नवीन आर्थिक नीति ने अधिक बल निजी क्षेत्र की भूमिका को दिया। श्री राजीव गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा था, सार्वजनिक क्षेत्र बहुत सी दिशाओं में फैल गया है जहाँ तक इसे नहीं फैलना चाहिए था। हम अपने सार्वजनिक क्षेत्र का विकास वही कार्य करने के लिए करेंगे जो कार्य निजी क्षेत्र में असफल है, परंतु हम निजी क्षेत्र को अधिक विस्तृत करना चाहेंगे ताकि इसके विस्तार से अर्थव्यवस्था अधिक स्वतंत्रता से प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। निजी क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहित करने के लिए नीति में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं जो कि अग्रलिखित मामलों से संबंधित है, जैसे राजकोषीय नीति, विदेशी शेयरों की पूंजी नियंत्रणों और प्रतिबंधों की समाप्ति, राजकोषीय और प्रशासनिक नियमनीकरण की प्रणाली को तर्कसंगत बनाना और सरल करना इसमें महत्वपूर्ण रहा है। इसी तरीके से ये सब परिवर्तन निजी क्षेत्र के वीरान वातावरण को और लक्षित करते हैं ताकि निजी क्षेत्र में निवेश को बड़े स्तर पर बढ़ाया जा सके, जिससे अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण भी हो और तीव्र वृद्धि की ओर अग्रसर हो। के.एन. राज ने आर्थिक नीति के लक्ष्य को ठीक ही इस प्रकार संक्षिप्त किया है कि यद्यपि इस संबंध में सामान्य सहमति है, इन नीतिगत परिवर्तनों का एक विशेष लक्षण था कि ब्याज दरों को बढ़ाकर मौद्रिक नीति को कड़ा किया गया। रुपए के विनिमय दर का 22% द्वारा समन्वय किया गया तथा व्यापार नीति के बड़े सरलीकरण और उदारीकरण की घोषणा भी इसमें की गई। इसी तरीके से अधिक बल औद्योगिक उत्पादन की कार्यकुशलता और अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिता को बढ़ाने के लिए होगा ताकि विदेशी विनिमय और विदेशी निवेश और तकनीक के मामले में बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग हो, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में निष्पादन में सुधार हो और इसकी संभावना तर्कसंगत बने। वित्तीय क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण होना कि यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति को अधिक कार्यकुशलता से चला सके। इसी अनुसार यदि नई आर्थिक नीति ने लाइसेंस जारी करने में भी अनावश्यक प्रतिबंधों को विलोचन किया और एमआरटीपी कंपनियों को औद्योगिक लाइसेंस न देने की ओर ध्यान केंद्रित किया। इस समय में ये कह सकते हैं कि एमआरटीपी एक्ट में भी बहुत बड़े चेंजेस किए गए थे। इसे उत्पादन का समन्वयन प्रशासित मूल्यों के साथ करने का प्रयास भी किया गया था। इसी तरीके से दूसरी स्थिति की बात करें, सेकंड फेज़, तो वर्ष 1990 से के पश्चात का सारा जो फेज़ है, सोपान है, द्वितीय स्थिति का सोपान है। आर्थिक सुधारों की पहली स्थिति के आशानुरूप परिणाम प्राप्त नहीं आ सके। व्यापार खाते का संतुलन में घाटा थोड़ा और अधिक बढ़ गया और इस प्रकार छठी योजना में व्यापार के संतुलन में औसत घाटा 5,935 करोड़ रुपए हो गया था, जो सातवीं योजना तक आते आते 10,841 करोड़ रुपए तक का घाटा बढ़ गया था। अदृश्य खातों में प्राप्तियां पर्याप्त दर से कम हो गई थी। इस प्रकार देश भुगतानों के संतुलन में गंभीर संकट में फंस गया। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक और आईएमएफ की 87 बिलियन रुपयों के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी संपर्क किया था। अब इसी में ही आईएमएफ ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए माना गया, परंतु उसने इच्छा प्रकट की कि भारत को चाहिए कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक रास्ते पर लाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आईएमएफ के निर्देशक के सामने अपनी वचनबद्धता प्रकट की और भारत सरकार की नीतिगत उपायों के साथ कुछ समष्टि आर्थिक लक्ष्यों की व्यवस्था की है जो अर्थव्यवस्था की संरचना में समन्वय करने का काम कर रहे हैं। वर्ष 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने अर्थव्यवस्था ठीक रास्ते पर लाने के लिए अनेक कदम उठाए। इन उपायों में सम्मिलित है कि ब्याज दर को बढ़ाकर मौद्रिक नीति का संकोचन करना, रुपए के विनिमय दर को
22% तक समन्वयन करना, विदेशी व्यापार नीति का उदारीकरण और सरलीकरण करना, राजकोषीय घाटे को कम करना और नीति में अन्य सुधार लाना ताकि देश की आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया में गतिशीलता के नए तत्व लाने में आवश्यक प्रयास किए जा सकें। इसी तरीके से तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि कार्यकुशलता को बढ़ाने और औद्योगिक उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा ताकि विदेशी निवेश और विदेशी तकनीक का प्रयोग अधिक से अधिक हो सके। निष्पादन को सुधारने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को तर्कसंगत बनाया जा सके और वित्तीय क्षेत्र का सुधार और आधुनिकीकरण किया जा सके ताकि अधिक कुशलता से अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अब समष्टि आर्थिक उद्देश्य की बात करेंगे। पॉलिसी मेजर्स ऑफ सेकंड फेज की वर्ष 1991-92 में 3% से 35% के बीच तथा वर्ष 1992-93 में 4% आर्थिक वृद्धि की दर प्राप्त करना एक लक्ष्य रखा गया था, उद्देश्य रखा गया था। इसी तरह मुद्रास्फीति की दर वर्ष 1991-92 में 9% तक तथा 1992-93 में 6% घटाने का लक्ष्य रखा था। इसी तरीके से भुगतान संतुलन की गंभीर स्थिति को सुधार कर वर्ष 1991-92 में विदेशी विनिमय के भंडार को 2.2 बिलियन तक ले जाना, वर्ष 1991-93 के बजट में चालू खाते के घाटे को कुल घरेलू उत्पाद के 2.5% कम करना और वर्ष 92-93 तक 20% घटाने का लक्ष्य एक रखा गया था। अब आर्थिक सुधारों के पक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं। कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं इसको हम स्टडी करेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट है कि नए आर्थिक सुधारों में 8% का इच्छित वृद्धि दर प्राप्त करने का प्रयास किया गया तथा इसके अंतर्गत ये एशियन देशों जैसे मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया आदि वृद्धि दरों के समान ही इसकी वृद्धि दर को निर्धारित किया गया। नए आर्थिक सुधार अपने औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता में सहायक होंगे और आय और धन में समान वितरण और निर्धनता की सीमा कम करने में सहायक होंगे, ऐसा भी प्रयास किया गया। नई आर्थिक सुधार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कार्यकुशलता और लाभदायकता को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। इसी तरीके से यह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश में संवर्धन में सहायक होंगे। यह देश के पिछड़े इलाकों में लघु स्तरीय उद्योगों के विकास को बढ़ाने में सहायक होंगे। यह देश में सीधे विदेशी निवेश को आकर्षित करने में लाभदायक सिद्ध होंगे। साथ ही नए आर्थिक सुधार भुगतानों में संतुलन के बढ़ते हुए असंतुलन को ठीक करने में भी सहायक होंगे। इसके अतिरिक्त यह निर्यात को बढ़ाने और आयात को हतोत्साहित करने वाले होंगे ताकि लाभदायकता बढ़ाई जा सके और विदेशी विनिमय भंडारों में वृद्धि की जा सके। नए आर्थिक सुधारों के विपक्ष में कुछ तर्क और भी हैं कि नई आर्थिक नीति का प्रयोग घाटे की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करके स्फीति प्रवृत्तियों को रोकेगी, सार्वजनिक व्यय के नियंत्रित करके उत्तम पूर्ति प्रबंध उपलब्ध कराएगी। यह नीति अर्थव्यवस्था में त्रुटिपूर्ण समन्वय को सुधारने के लिए प्रयोग की जा सकती है। नई आर्थिक नीति बजट में राजकोषीय घाटे को रोकने के कई उपाय रखती है। अब इसके विपक्ष में कुछ तर्क हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे कि नए आर्थिक सुधारों ने कृषि क्षेत्र की अवहेलना की है, जबकि हम जानते हैं कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो कृषि को अवॉइड करना यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। नए आर्थिक सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे IMF और विश्व बैंक के हवाले को भी देखा है और साथ ही साथ नए आर्थिक सुधारों ने विदेशी तकनीक पर निर्भरता बढ़ा दी है तथा घरेलू तकनीकों को विकसित करने में असफल रहे हैं। नए आर्थिक सुधारों ने विदेशी सहायता और निवेश पर निर्भरता बढ़ा दी है, इससे बाहरी ऋण भी बहुत बढ़ गया है। इस नीति से देश की संप्रभुता बिक सकती है, इससे भारतीय कंपनियों के सभी शेयर विदेशी निवेशकों के पास बिक जाएंगे और नए आर्थिक सुधारों से बेरोजगारी की समस्या बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि यह बड़े उद्योगों में श्रमिकों की छंटनी होगी। इसके अतिरिक्त नई आर्थिक नीति देश में रोजगार के वैकल्पिक अवसरों की व्यवस्था भी नहीं कर रही है। नवीन आर्थिक सुधारों सार्वजनिक उद्यमों के निजीकरण पर बहुत बल दे रहे हैं। नए आर्थिक सुधार उपभोक्तावाद की खतरनाक प्रवृत्ति को भी बढ़ाने में सहायक हुए हैं। तो कुल मिलाकर के इसके पक्ष विपक्ष के दोनों तर्कों को ध्यान में रख करके सरकार ने आर्थिक सुधार को बल दिया है। धन्यवाद, थैंक यू।